स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए यहाँ पर बायोलॉजी चैप्टर 5 जो कि वंशागतिकी और विविधता के सिद्धांतों से संबंधित है। और इसी चैप्टर की न्यू क्वेश्चन बैंक संपूर्ण प्रश्न हल सहित जिसमें कि 5 अंक वाले क्वेश्चन शामिल है। और ये क्वेश्चन बैंक एमबीवर्स पोर्टल के द्वारा जारी की गई संशोधित प्रश्न बैंक है, जहां पर आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप पर अभी नहीं जुड़े तो वहां पर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये जो हल प्रश्न पत्र या क्वेश्चन होगी आप क्वेश्चन बैंक, ये जल्द ही वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 5 अंक के लिए हैं। और यहाँ पर इसमें 1 से 9 तक के प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए। तो मेंडल ने मटर का जो पौधा चुना था वो क्यों चुना था, या उसके चुनने से क्या लाभ था, क्या महत्व था उस पौधे का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मटर जो कि पाइसम सेटिवम पर 8 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किया और इसके बाद आनुवंशिकता के सिद्धांतों का 1865 में प्रतिपादन किया। और मटर के पौधे को चुनने पर जो लाभ हुए इनको, तो देखिए सबसे पहला लाभ यहाँ पर है कि मटर का जो पौधा था वो वार्षिक होता है, यानी इसे पूरे वर्ष में उगाया जा सकता है और इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है, यानी कि कम समय में ज्यादा पीढ़ियों को यहाँ पर हम देख सकते हैं, उनका अध्ययन इसमें कर सकते थे। ये एक लाभ मिला। इसी के साथ में इसके पुष्प उभयलिंगी होते हैं और इसके पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, लेकिन आसानी से पर परागण भी कराया जा सकता है। तो देखिए इसमें स्वपरागण पर परागण दोनों परागण इसमें हो सकते हैं। फिर इसी के साथ में संयुग्मजीव पौधे में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं और कृत्रिम परागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर पौधे जनन सक्षम होते हैं। मटर के अनेक लक्षणों के वैकल्पिक उपयोग पर्यायी रूप से उपस्थित थे, जिसमें फूलों का रंग, बैंगनी, सफेद, पौधे की लंबाई, बोना पौधा, लंबा पौधा वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर जो है ये दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में भेद कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें हैं जिनमें आपको भेद बताना है, प्रभाविता और अप्रभाविता को। इसी के साथ में संयुग्मजी, विषम युग्मजी है और एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। तो चलिए समझते हैं तीनों को बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता की और एक अप्रभाविता की। तो देखिए जब भी हम एक संकर क्रॉस करवाते हैं तो वहां पर मान लीजिए कि हमने लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर हमने जब इसकी प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी F1 जनरेशन, ठीक है। तो इस पीढ़ी में 2 प्रकार के कारक हम देख सकते थे। एक यहाँ पर कैपिटल कारक है जो कि यहाँ पर प्रभावी कारक के रूप में था, और स्मॉल टी जो था कि ये एक अप्रभावी कारक था। कहने का मतलब है कि जो प्रथम पीढ़ी होती है F1 जनरेशन, इस पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, क्योंकि यहाँ कारक क्या दर्शा रहा था, प्रभाविता को दर्शा रहा था, और ये कारक कैसा था, अप्रभाविता का। अब देखिए उसी में हमें यहाँ पर अंतर बताना है प्रभाविता और अप्रभाविता में। तो देखिए वह लक्षण, प्रभाविता वो लक्षण है या एलिल जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी जब हमने लिखा तो ये कैसे युग्मज है, तो ये विषम युग्मजी है, ठीक है, ये विषम युग्मजी है। और यहाँ पर कैपिटल टी क्या दर्शा रहा है, प्रभाविता। तो देखिए जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं प्रभावी विभेदक व यह घटना प्रभाविता कहलाती है। अब अप्रभाविता को हम किस प्रकार से परिभाषित करें, तो वह विभेदक या एलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, अप्रभावी विशेषक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर सारे पौधे F1 जनरेशन में लंबे पौधे बने थे, तो वैसे ही यहाँ पर स्मॉल टी तो अप्रभावी था, तो ये विषम युग्मजीय अवस्था में कैसा हुआ, अभिव्यक्त नहीं हो पाया स्मॉल वाला कारक। तो ये एक अप्रभाविता को दर्शाता है और इसी घटना को हम अप्रभाविता कहते हैं। इसके कारण एलील द्वारा पूर्ण कार्यशील एंजाइम का उत्पादन होता है। इस एलील में बने हुए उत्परिवर्तन से अकार्यशील एंजाइम बनता है या एंजाइम बनता ही नहीं है। चलिए अगला आता है यहाँ पर संयुग्मजी और समयुग्मजी या विषम युग्मजी। तो देखिए सीधी बात कहे, जब दोनों कारक या तो कैपिटल हो तो संयुग्मजी है, या दोनों ही कारक स्मॉल वाले हों तो संयुग्मजी है। और जब एक कैपिटल और एक स्मॉल यानी कि दोनों कारक अलग अलग टाइप के हों तो ये होता है विषम युग्मजी,
ठीक है, ये विषम युग्मजी हो गया और ये दोनों जो है ये वाले ये संयुग्मजी हो गए या समयुग्मजी हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखें और इसी बात को यहाँ पर लिख के दिखाना है। जब किसी पौधे के इकाई लक्षण के लिए कारकों के युग्म या जिन्स समान होते हैं, अब देखिए समान वो ये भी हो सकते हैं, ये दोनों भी समान है, तो यह उस पौधे के लिए लक्षण समयुग्मजी होमोजाइगस होता है और ऐसे पौधे के सभी युग्मक एक समान होते हैं, चाहे वो ये हो या ये हो। अब जब इकाई लक्षण के कारक का युग्म या जिन्स विपरीत प्रभाव वाले होते हैं तो यह पौधे के लक्षण विषम युग्मजी होते हैं और ऐसे पौधे दो प्रकार के युग्मक से बनते हैं, जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रकार के कारक या युग्मक हमें देखने को मिलते हैं। और ये किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। और समयुग्मजी उस लक्षण के लिए शुद्ध पौधे होते हैं और विषम युग्मजी उस लक्षण के लिए संकर हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों में अंतर बता सकते हैं। थर्ड आता है यहाँ पर एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें क्या अंतर है। देखिए, एक संकर की बात करें तो जब एक लक्षण वाले विपर्यायी रूपों के शुद्ध जनकों के बीच क्रॉस करवाया जाता है ना, एक लक्षण के विपर्यायी रूपों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तब इसे एक संकर कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। प्रथम पीढ़ी की संतति में स्वपरागण कराने पर द्वितीय या F2 जनरेशन जो होती है उसमें 3:1 में फिनोटाइप अनुपात में ये प्राप्त होते हैं और एक जीन के कारण संलग्नता नहीं पाई जाती है। जब दो तुलनात्मक लक्षणों के विपर्यायी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण होता है तब इसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं या द्विसंकरण कहते हैं। और F2 पीढ़ी के पौधे प्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी जो होती है उसमें हमें अनुपात मिलता है 9:3:3:1 के फिनोटाइप में। देखिए, एक संकर में क्या मिल रहा है 3:1, इसमें मिल रहा है 9:3:3:1। ये एक तो अंतर बन जाएगा। इसमें एक जोड़ी लक्षण ले रहे हैं, इसमें दो जोड़ी लक्षण ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों में हम अंतर बता देंगे। अगला आता है यहाँ पर एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावितता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, एक संकर क्रॉस को समझाना है और फिर उसमें प्रभावितता का नियम भी बताना है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं एक संकर क्रॉस। तो अभी हमने जो समझा वही एक संकर क्रॉस है, जब हम एक समय पर एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रख करके प्रयोग को हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। और इसमें एक जीन के दो वैकल्पिक रूपों की वंशावली का अध्ययन भी किया जाता है। अब देखिए, मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे का चयन किया था। इसको पैतृक या जनक पीढ़ी भी कहते हैं। इनके मध्य संकरण कराया तो इससे बने बीजों के अंकुरित होने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए और F1 पीढ़ी प्रथम संतानी पीढ़ी कहते हैं। अब यदि आगे हम देखें तो मेंडल ने F1 पीढ़ी के जो संकर पौधे थे, जब इनमें स्वपरागण कराया तो इनके फलस्वरूप नए बने पौधे F2 पीढ़ी में द्वितीय संतति या F2 जनरेशन कहते हैं। और यहाँ पर बौने पौधे और लंबे पौधे के मध्य में 3:1 के अनुपात में ये प्राप्त हुआ फिनोटाइप। और यह अनुपात तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रख करके पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर भी प्राप्त होता है। अब यदि हम इसके लिए डायग्राम देखेंगे, परंतु थोड़ा सा प्रभाविता का नियम भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रभाविता का नियम, जब विरोधी लक्षणों वाले दो पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो केवल एक लक्षण के प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होना उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, और यही प्रभाविता का नियम होता है। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है लंबे पौधे, ये है बौने पौधे, इसके कारक स्मॉल टी, इसके कारक कैपिटल टी, दोनों के मध्य क्रॉस हुआ F1 जनरेशन में, संकर लंबे पौधे बने। यहाँ पर कैपिटल टी प्रभावी कारक है, स्मॉल टी अप्रभावी कारक है। तो देखिए, एक कारक जो था प्रभावी उसके ही लक्षण यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो सभी पौधे इस पीढ़ी में कैसे बन रहे हैं, लंबे, क्योंकि प्रभावी कारक जो था वो लंबे पौधे का था। ठीक है, तो इसमें सारे पौधे संकर हैं पर लंबे पौधे हैं। जब इनमें स्वयं परागण हुआ तो यहाँ पर 25% शुद्ध लंबे हुए, फिर 50% संकर हैं और 25% बोने हैं। ठीक है, ये शुद्ध बोने हैं, ये शुद्ध लंबे हैं और ये संकर लंबे हैं। तो यदि हम देखें तो 1:1 के अनुपात में इनका जीनोटाइप अनुपात है और ये सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन यहाँ पर होगी। और इसमें हम फिनोटाइप अनुपात देखते हैं कि लंबे कितने हैं, तो 50 ये और 25 ये, 75% जो है लंबे हैं और 25 यहाँ पर बोने हैं। तो इस प्रकार से एक संकर क्रॉस को हम इस डायग्राम से भी यहाँ पर समझा सकते हैं। चलिए,
आगे आता है अगला क्वेश्चन, वंशागति के गुणसूत्रवाद को किसने प्रस्तुत किया? तो सडन और बावेरी जो थे उन्होंने 1920 में एक आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत की जो बातें थी वो कुछ इस प्रकार से थी। इनका कहना था कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं कारक जीन के जोड़े में पाए जाते हैं। जो कारक होते हैं, हम देखा कि हम कारकों को ऐसे लिखते थे, है ना, या फिर ऐसे लिखते थे, और ये जब कारक संकरण होता था, यहाँ पर युग्मनज बनता था, तो एक कारक इधर से आता और एक कारक इधर से आता। ठीक है, तो पहले तो ये बताया पहली लाइन में कि ये जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर युग्मकों के निर्माण के समय में आनुवंशिक कारक जो जीन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये एक अलग गया, ये अलग गया, तो इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाते हैं। और युग्मक को में समजात गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के कारक जोड़ों में से केवल एक ही कारक आता था, और निषेधन के बाद समजात गुणसूत्र के कारक पुनः जोड़े बना लेते थे। अब देखिए यहाँ पर निषेचन होता, संकरण होता है, उसके पश्चात ये कारक यहाँ पर फिर दो हो गए। तो इस प्रकार से यही प्रक्रिया जो होती है ये वंशागति गुणसूत्रवाद सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है। और यहाँ पर बताया है कि जिस जोड़े का एक गुणसूत्र कारक माता के अंडाणु से तथा दूसरा पिता के शुक्राणु से प्राप्त होता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। और उपयुक्त सिद्धांत के अनुसार सटन बावरी ने बताया कि जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र के ऊपर ही सवार होते हैं और वो वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय नियम की व्याख्या कीजिए और उदाहरण सही से बताइए, या फिर द्विसंकरण क्रॉस को समझाइए और युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। देखिए दोनों ही बातों का मतलब है कि स्वतंत्र अपव्यूहन या द्विसंकर क्रॉस। तो देखें हम कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, मतलब जो कारक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, एक दूसरे के गुण को प्रभावित किए बिना, इसी को कहा जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए पहली पीढ़ी में तो ऐसा नहीं होता है कि दोनों कारक जो हैं वो अपने अपने लक्षण दिखाते हैं, क्योंकि F1 में तो कुछ ही कारक अपने लक्षण दिखाते हैं जो प्रभावी होते हैं। तो ये बात जो है ना, ये द्वितीय पीढ़ी जो F2 पीढ़ी होगी ना, वहां पर लागू होगी, और ये द्विसंकरण में लागू हो रही है। ठीक है, F1 एक संकर में भी होती है पर द्वितीय पीढ़ी में। ठीक है, तो बिना युग्मकों तथा संतानों में जाते हैं और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने मटर के दो जोड़े गुणों की वंशागति का अध्ययन के लिए गोल पीले बीज वाले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच करवाया क्रॉस। तो पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार सभी प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। देखिए पहली पीढ़ी जो थी पहली पीढ़ी F1 जनरेशन, वहां पर तो प्रभाविता के नियम के अनुसार सारे पौधे जो प्रभावी लक्षण वाले थे वो सब वही बने, और सभी पौधे गोल पीले बीज वाले पैदा हुए। लेकिन जब उन्होंने पहली पीढ़ी के बीजों से उत्पन्न पौधों के बीज संकरण कराया, तो 4 प्रकार के बीज वाले पौधे इसमें देखने को मिले थे, जो कि गोल पीले 9, उसी प्रकार झुर्रीदार गोल हरे 3, झुर्रीदार पीले बीज वाले 3 और झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले 1। ठीक है, तो ये एक द्विसंकर क्रॉस है। यहाँ पर 2 जोड़ी लक्षण विपर्य लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जा रहा है, जैसे गोल तथा पीले RR और YY कारक हैं, यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल YY है। ये पहली पीढ़ी है F1 जनरेशन, यहाँ पर गोल पीले बीज वाले ही सारे पौधे बने, पर इसी में जब आगे स्वपरागण करवाया गया तो हम देखते हैं कि 9:3:3:1 में ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक थे, प्रत्येक कारक देखिए गोल पीले अलग हो गए, गोल हरे हो गए, झुर्रीदार पीले मिल रहे हैं, झुर्रीदार हरे बीज वाले मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक युग्मक जो है वो अगली पीढ़ी में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना प्रकट जरूर होता है, और यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। तो ये जो प्रयोग है ये साबित करता है कि इसमें गुणों के 2 नए युग गोल तथा हरे और झुर्रीदार तथा पीले बीज बने, तभी यह संभव है जब जोड़े के गुण अर्थात कारक युग्मकों का निर्माण के समय पृथक हो। निषेचन के समय स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करें, अर्थात मेंडल का द्विसंकर स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पूर्णतः स्पष्टीकरण भी देता है। अगला क्वेश्चन आता है, जीवों में उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण को लिखिए। तो देखिए जीवों के अंदर आनुवंशिक विभिन्नता कब कब उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पर मुख्य कारक 4 मैंने लिखे हैं, यहाँ और भी कारक हो सकते हैं पर 4 ही काफी है हमें समझने के लिए। देखिए गुणसूत्र की संरचना जब बदल जाती है तो संरचना में किसी प्रकार का चेंजेस आ जाता है, जैसे अल्पता, गुणन, स्थानांतरण, प्रतिलोमीकरण के कारण जीनों का विन्यास संख्या में चेंजेस हो जाता है, और इससे एक जाति के जीवों में विविधता पैदा हो जाती है, मतलब उसमें उत्परिवर्तन हो जाता है, उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती है।
फिर यहाँ पर है संरचना थी, दूसरे में यहाँ पर है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन। जब गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है, कहीं गुणसूत्र की संख्या में कमी वृद्धि हो जाती है, तो भी उसमें जेनेटिकली चेंजेस हो जाते हैं, उसकी आनुवंशिक विभिन्नता उसमें आ जाती है। फिर है जीन उत्परिवर्तन के द्वारा, बाय जीन म्यूटेशन। तो इससे भी जीन डीएनए के प्रक्रियात्मक विशिष्ट आनुवंशिक खंड होते हैं, और जब जीन की आणविक संरचना में चेंजेस होते हैं तो भी आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक जनन के समय में जो जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर, उसके कारण जीन पुनर्योजन तथा निषेचन के समय दो युग्मों को मिलने के कारण भी आनुवंशिकता पैदा हो जाती है। तो ऐसे कारण जो है ये हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, क्या इसका महत्व होता है। तो देखिए पहले तो हम बात करेंगे जीन विनिमय क्या है। तो देखिए जीन और विनिमय मतलब जीन्स की अदला बदली जो होती है, सीधे शब्दों में उसी को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब इसका क्या महत्व है, तो अभी हमने देखा था कि आनुवंशिक विभिन्नताएं आ जाती है जीवों के अंदर जब अदला बदली हो जाती है, तो ठीक है। तो बस यही बात इसमें समझाना हमें। अर्धसूत्रीय विभाजन के डिप्लॉटिन अवस्था में होने वाले समजात गुणसूत्र के खंडों की अदला बदली, समजात गुणसूत्र होना चाहिए और उनके खंडों की जब अदला बदली हो जाती है उसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब डिप्लॉटिन अवस्था में विकर्षण पैदा होने के कारण समजात गुणसूत्र अलग अलग होना प्रारंभ करते हैं, तब ये आपस में कुछ स्थानों पर संलग्न भी रह जाते हैं और इन स्थानों को हम कहते हैं कियज्मा, ठीक है। मतलब कहीं कहीं ये जोड़े भी रहते हैं तो वो कियज्मा कहलाते हैं। कियज्मा पर चतुष्टक के सिस्टर क्रोमेटिड टूटकर एक दूसरे से फिर क्रॉस के रूप में जुड़ जाते हैं, लेकिन गुणसूत्रों के खंडों के फिर जुड़ने की क्रिया को क्रोमोनिमा की अदला बदली या पुनर्योजन कहा जाता है। मतलब फिर से जुड़ जाना, है ना, अदल बदल करके जुड़ जाना। गुणसूत्रों की क्रोमोनिमा के अदला बदली को ही हम परस्पर विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के बीच जीन का विनिमय हो जाता है, जिसके कारण नए नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है और जीवों में विभिन्नता पैदा हो जाती है। अब महत्व हम इसके बता सकते हैं कि देखिए इससे क्या बना, तो इससे नए संयोग से युग्मक बनते हैं, जिससे निषेचन से नए लक्षण युक्त जीव उत्पन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जीन्स की रैखिक विन्यास की पुष्टि होती है। क्रॉसिंग ओवर के द्वारा गुणसूत्र आनुवंशिक मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है, जीवों में विभिन्नताएं आती है। इसका उपयोग अधिक उत्पादक जाति के पौधों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया का एक उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता को समझाइए। तो देखिए हीमोफीलिया का उदाहरण देना है और फिर हमें लिंग संलग्नता को भी समझाना है। तो पहले हम समझ लेते हैं लिंग संलग्नता क्या होती है। ऐसे जिन्स जो कि लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं लिंग संलग्न कहलाते हैं। मतलब ऐसे कारक, ऐसे जिन्स जो लिंग गुणसूत्र जैसे कि XY 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं, और जबकि इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति कहलाती है। और जैसे रंग वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, गंजापन, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि लक्षण मनुष्य में लिंग संलग्नता को दर्शाते हैं। अब देखिए ये रोग जो होते हैं मनुष्य में, हीमोफीलिया रोग की वंशागति की बात करें तो हीमोफीलिया रोग की वंशागति की जब होती है जब जीन्स X गुणसूत्र पर इसके जीन्स पाए जाते हैं, और जब ये पुरुष के X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तब वो हीमोफिलिक होगा, लेकिन स्त्री के X पर पाए जाएंगे तब वो वाहक होगी, क्योंकि स्त्री के अंदर, मादा के अंदर 2 X गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि दूसरा जो X गुणसूत्र होता है वो इसके प्रभाव को दबा देता है, यानी कि प्रभावी जीन दबा देता है। और मादा तभी हीमोफिलिक होती है जब उसके दोनों X गुणसूत्रों पर ये कारक होंगे, तभी वो हीमोफीलिया से ग्रसित मानी जाएगी। अब हम इसमें एक वंशागति को समझने के लिए इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, जहां पर एक वाहक स्त्री और एक सामान्य पुरुष के बीच में हीमोफीलिया की वंशागति को समझाया गया। जब एक वाहक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से किया जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पुरुष का ये Y गुणसूत्र है जो छोटे बॉक्स के रूप में दिखाया गया है, ये और ये। चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। अब देखिए इधर पुरुष का X गुणसूत्र, इधर मादा का एक X है, और एक पर उसका हीमोफीलिया का जो वाहक जीन है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये H वाला हीमोफिलिक जीन है, तो ये जहां जहां जा रहा है, मतलब जिस संतान में जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक लड़की वाहक है और एक लड़का हीमोफिलिक है। अब देखिए लड़की के भी एक ही X गुणसूत्र पर ये मौजूद है, लड़की के भी एक पर है, पर लड़की वाहक है और लड़का सीधा हीमोफिलिक है, ठीक है। और यहाँ पर 25% सामान्य लड़की है, 25% वाहक लड़की, 25% सामान्य लड़के और 25%
हीमोफिलिक लड़के। इस प्रकार से इसमें वंशागतिकी हमें देखने को मिलती है, तो इसे हम इस प्रकार से लिखकर भी बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, लिंग संलग्नता किसे कहते हैं और लिंग जीन के प्रकारों के नाम लिखिए और समझाइए। तो देखिए लिंग संलग्नता अभी हमने समझा कि लिंग संलग्नता क्या होती है, मतलब ऐसे जीन्स जो लिंग गुणसूत्र पर होते हैं वही लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं, और वो जब आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं लिंग संलग्नता। ठीक है, तो टी.एच. मॉर्गन के अनुसार एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स में यह प्रवृत्ति होती है कि मौलिक संयोजन में रहते हैं और युग्मक में प्रवेश करते हैं। जीन्स की इस प्रवृत्ति को लिंग संलग्नता कहते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स को लिंग संलग्न जीन्स और इनकी वंशागतिकी को लिंग संलग्नता कहते हैं। जैसे वर्णांधता, हीमोफीलिया इत्यादि लिंग संलग्नता के कुछ उदाहरण हैं। अब लिंग संलग्नता के जीन 3 प्रकार के हुआ करते हैं। देखिए कुछ जो जीन्स होते हैं वो होते हैं एक्स गुणसूत्र पर, और एक्स संलग्न जीन, ये लिंग संलग्न जीन एक्स गुणसूत्र के असमजात खंडों पर पाए जाएंगे, वाई वाले वाई पर पाए जाएंगे, और एक्स वाई वाले जीन्स जो होंगे ये एक्स और वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर युग्म वैकल्पिक रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, खत्म होते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर पर चाहते हैं, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और वीडियो लाइक सुना है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।